नमस्कार, वेलकम टू वेदअप। परसेंटेज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। हमारा केवल 2 कॉन्सेप्ट और बचा है जिसको हम समझ लेंगे तो परसेंटेज की ओवरऑल हमको एक समझ बन जाएगी। उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बाकी बची हुई चीज़ों को क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। तो देखो, जैसे यही क्वेश्चन हमारा है कि ए स्पेंड 24% ऑन डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, 16% ऑन एंटरटेनमेंट और 12% कहाँ पे एजुकेशन पे खर्च करता है एंड सेव द रिमेनिंग। इफ सेविंग इज 3288 देन व्हाट विल बी द मंथली इनकम ऑफ ए। हमें ए का मंथली इनकम बताना है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, सॉल्व करने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। थोड़ा बहुत उसकी चर्चा पिछले वीडियो में की जा चुकी है कि जब हम कुछ चीज़ें निकाले, जैसे हमने बोला था उसमें कि अगर 20%, जैसे हमने यही बताया था आपको फ्रैक्शन से कि 20% का क्या मतलब होता है, आप जानते हो 1/5। सॉरी, 1/5। अब अगर आपसे कहा जाए कि 20% किसी संख्या से रिड्यूस किया जा रहा है, तो अगर संख्या अगर संख्या मान लेते 5 होती तो उसमें से कितना निकाला जाएगा? इसका 20% कितना होगा? इसका 20% होगा 1। हमने बताया था कि यह नीचे वाली जो संख्या होती है हमारी ओरिजिनल वैल्यू अगर यह है तो यह उसके परसेंटेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? अगर आप 5 का 20% निकालोगे तो 20% कितना हो जाएगा? 1/5। तो सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 1। तो फ्रैक्शन में हम वैल्यू जब परसेंटेज को बदल देते हैं तो हमको यही एडवांटेज मिलता है कि हम फ्री हो जाते हैं, कुछ बड़े नंबर से बच जाते हैं। फिर हम अपने हिसाब से नंबर, एक छोटा नंबर एज्यूम करके क्वेश्चन कर लेते हैं। जब लास्ट में पहुंचते हैं तो वहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देते हैं कि अगर 5 के बराबर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 5, अगर ओरिजिनल नंबर हमारा मान लेते हैं हम 40 होता, ठीक है, तो 5 40 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर? 8। तो कितना इंक्रीज हुआ? 8 का इंक्रीज हुआ। 1 का इंक्रीज हो रहा है ना, तो 8 का इंक्रीज हुआ। अब इसी तरह देखो, अगर 40 का अगर आपको 20% निकालना होता तो आप सीधा कर देते कितना? 8 होगा। अब यहाँ पे 1/5 करो तो 8 हो जाएगा, या सीधा आप 100 कर दोगे तो डबल जीरो कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 20 गुणे 40 कर दोगे तो 800 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन का हमने बताया था कि ए एडवांटेज होता है। और मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ और भी बताई थी कि अगर 20% रिड्यूस करने का मतलब, बाई और टू का एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि 20% रिड्यूस कर देने का मतलब हुआ कि कोई नंबर अगर हमारा, बार बार मैं 100 लेता हूँ तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन में दूसरा नंबर ले रहा हूँ कोई। चलो कोई नंबर माना हमारा 180। अगर इस संख्या को 20% से क्या है, कम कर दिया जा रहा है, तो 20% से कम कर दिया जा रहा है बाई 20%। ध्यान देना, बाई 20% या से, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब यह संख्या हो जाएगी 80%। यह कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया था, या आप बेसिकली फार्मूला जानते हो तो 100 माइनस 20/100 करते हो। लेकिन यह क्यों होता आप जानते रहिए, क्योंकि हम 20% क्या कम कर दे रहे हैं। तो अब हमारा क्या हो गया संख्या? अब संख्या का 80% हो जाएगा। इसी चीज़ को हम इस तरह से भी कैलकुलेट करते हैं कि इसका 20% कम कर रहे हैं तो पहले हम इसका 20% निकाल दें। तो 20% जब इसका निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा? 36। देखो, ये तेज़ी से आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। 1/5 कर दोगे तो 36 पंजे 180 होता, सीधा 18 36 कर दो तो 3600 हो जाएगा। बटा 100 तो जीरो कट जाएगा। तो हम क्या करें, डायरेक्ट अब इसमें से 36 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 36 सब्ट्रैक्ट कर दोगे कितना? 144 हो जाएगा। आप चाहे इससे कर लो या चाहे इससे करो कि 180 को 20% से कम कर दिया जा रहा है तो यानी उसका 80% हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 18 144। ठीक है, इसी प्रकार से आप रिवर्स भी कर सकते हो कि हमने बोला कि किसी नंबर्स को, इसी नंबर ले लेते हैं, 180 को 20% से क्या है, इंक्रीज कर दिया गया। तो 20% से इंक्रीज कर देने का क्या मतलब हुआ? आप कहोगे 20% इसमें वृद्धि हो गई, तो इसका 20% अभी हम जानते, हमने निकाला कितना? 36। तो यह नंबर कितना हो जाएगा? 216। या आपको 20% की वृद्धि हो गई तो आप इस तरह जानते 100 + 20 बटा में 100 करोगे। लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इतना समझ सको कि 20% की वृद्धि हो रही। इसका मतलब अगर हमारा नंबर 100 होता है तो 100 से 120 हो जाएगा, तो सीधा कितना हो जाएगा?
120% बटा 100। ठीक है, ये फार्मूला यहीं से बना। और अगर इसके भी बेस में जाओगे कि ये फार्मूला कहाँ से डिराइव होता है, तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि यूनिटरी मेथड से अगर हमारा नंबर जब कोई नंबर होता है, यानी जैसे यही पूर्ण नंबर, जब ये पूरा नंबर है जो बेसिक नंबर है, कोई नंबर अपने आप में क्या है 100% मान लो, 100% है। तो अगर कोई नंबर 100% यानी पूरा है तो वह 180 है। तो जब इसको हम 20% 120 से इंक्रीज कर देंगे तो यह नंबर कितना हो जाएगा, तो आपका हो गया 180 गुणे 120 बटा में 100। यह भी मैंने आपको बता दिया था यूनिटरी मेथड। तो इतना सब जानने के बाद लेकिन आपको मैं क्या बताया, सबसे अगर आपको देखो जहाँ जरूरत पड़ेगी इसको अप्लाई कर लेना, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके फ्रैक्शन से ज़्यादा आसानी से आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें हमको देखो क्या दिया है कि 24% वो अपने डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है, 16% कहाँ पे, एंटरटेनमेंट पे, और 12% एजुकेशन पे, एंड सेव द रिमेनिंग, और बाकी बचा लेता है। तो इफ़ सेविंग इज कितना है उसकी 3288 है, तो हमको बताना है उसका मंथली इनकम क्या है। तो कैसे निकालोगे, पहले मैं एकदम बिल्कुल समझा देता हूँ आपको, फिर बाकी आप ओरल कर सकते हो इस क्वेश्चन को, मतलब लास्ट में जहाँ पे कैलकुलेशन करना वहाँ पे पहुँच जाओगे डायरेक्ट। देखो यहाँ पे हमको एडवांटेज ये मिलता है परसेंटेज में कि आप कुछ भी बेस वैल्यू आप ले लो, कुछ भी ले सकते हो, बाद में आप क्या कर सकते हो, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 100 नंबर लेके चलते हो कि मान लेते हैं कि इसका मंथली इनकम ए का 100 रुपया था, तो इसने 24% कहाँ पे, 24% खर्च कर दिया डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, 16% इंटरटेनमेंट पर, और सेव द रिमेनिंग, इफ रिमेनिंग इज इतना 3288, देन व्हाट विल बी द मंथली इनकम। तो देखो जब शुरू में आप क्वेश्चन लगाना शुरू करते हो तो बहुत सारी चीज़ों को क्या है कि आप ध्यान नहीं देते हो। जैसे इस क्वेश्चन में ये तो, जैसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि इस क्वेश्चन में जरा सा अगर कुछ वर्ड की जगह पे अगर कुछ दूसरा वर्ड लिखा जाता तो कितना इसमें चेंज आ जाता आंसर में। और शुरुआत में यह गलतियाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखने की आदत डालनी चाहिए। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, जब भी आप लर्निंग फेज में हो, तो बहुत केयरफुली क्वेश्चन को तब तक ना सॉल्व करो जब तक आप क्वेश्चन समझ नहीं रहे हो, ठीक है। तो 24% उसने डोमेस्टिक एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर पे, और 16% उसने एंटरटेनमेंट पे, और 12% उसने एजुकेशन पे खर्च कर दिया। तो ओवरऑल कितना इसने खर्च कर दिया, आप कहोगे 24, 16, 40 और 12, 52, तो कितना सेव किया, 48%। अगर इतना 52% उसने क्या है खर्च कर चुका है, तो कितना बचा होगा, अगर 100 रुपया था तो 52 रुपया खर्च कर दिया तो कितना रुपया बचा, 48 रुपया। और या हम इसको कह सकते हैं 48%, क्योंकि 100 का 48% हो गया। तो अगर हम इस तरह से कहें कि जो हमारा रिमेनिंग 48 रुपया है उसके पास कितना बचता है, 3228, ठीक है। तो 48 रुपया कितने के बराबर है, 3228 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा, तो 3288 बटा में 48, और हमको बताना है कि उसका मंथली इनकम कितना था, मंथली इनकम ने 100 माना था, 100 किसके बराबर होगा, आप कहोगे 3288 बटा 48 गुणे 100, ठीक। अभी मैं एक एक करके लिख रहा हूँ इसको आराम से, लेकिन बाद में क्या होगा, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि 48 जो हमारा नंबर इस किसके बराबर है, 3288 के, तो 100 किसके बराबर होगा, इस तरह से डायरेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बता भी दिया। तो काटिए, देखिए 7 7 यानी 6, 8 से काट देते हैं, 6, 8 चौक 32, 11, तो 6 बार जाएगा लगभग। उसके बाद कितना बच जाएगा आपका, 36 है ना, तो 15 यानी 5 48 हो जाएगा। तो कितना होगा, 68 कुछ आएगा समथिंग। तो हमारा केवल एक ही ऑप्शन है, डी, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए। एक बार मैं इसको आपको अच्छे से और फिर समझा देता हूँ कि देखिए मैंने क्या क्या बताया आपको
कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको लिबर्टी होती है, आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 100 मान लिया। हमको दे रखा था कि वह 24% डोमेस्टिक इंटरटेनमेंट पर, 16% और कहीं पे, और 17% इंटरटेनमेंट, कितना था, 12% इंटरटेनमेंट पे खर्च कर देता है, एजुकेशन पे खर्च कर देता है। तो टोटल ओवरऑल इसने कितना खर्च किया, 52%। तो कितना बचा, 48। आप कहिए 52 रुपया खर्च कर दिया, 48 रुपया बचा उसका, क्योंकि इसका 48, इसका 52% कितना होगा, 52 होगा। तो 52% अगर ख़त्म कर दिया तो 48% बचा होगा, और इसका 48% कितना होगा, 48 होगा। ठीक है, तो 48% अगर 3288 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक कितने के बराबर होगा, एक होगा। अगर हम यहाँ से कहें 68.5 का के बराबर होगा, तो 100 किसके बराबर होगा, 68.6850। ठीक है, और अब हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है जिसको हम और समझ लेते हैं, वेन डायग्राम का। बाकी देखो, अगर आप टाइप वाइज देखना चाहोगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इस तरह से तो किसी भी चैप्टर में 10-20 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इवन और ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो हमको रोट लर्निंग नहीं करना है, हमको बेसिक बस फंडा समझ लेना है, फिर वह कितने प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे। क्योंकि देखो, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है जब आप टाइप वाइज पढ़ते हो। ठीक है, चूँकि मैं टाइप वाइज आपको इसलिए बता रहा हूँ, लगभग लगभग सभी कवर हो जाए, क्योंकि एसएससी में थोड़ा छूट होता है। क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको कुछ पैटर्न होते हैं, उससे फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बैंकिंग एग्जाम दोगे तो वहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है। या इवन इस साल का अगर आप पेपर देखोगे, सीजीएल 2019 का, प्री का या मेंस का, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे पैटर्न सब ब्रेक हो रहे हैं। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रोट लर्निंग नहीं करना है। ठीक है, वेन डायग्राम देखो परसेंटेज में ही इसलिए बता दिया जा रहा है क्योंकि यह एक तरह से सिलेबस है आपका सेट थ्योरी का। लेकिन आपके सिलेबस में सेट थ्योरी नहीं है, तो हम यहाँ पे ही डिस्कस कर लेंगे। बाकी सेट थ्योरी में एक अलग से वीडियो उस पर बनाएंगे। वेन डायग्राम में देखो क्या होता है। वेन डायग्राम बेसिकली क्या होता है कि आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका है। ठीक है, और मैं इसमें आपको सेट थ्योरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं इतना बता सकता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि वेन डायग्राम, जैसे सेट थ्योरी आप पढ़ोगे तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे सेट को कैसे करते हैं आप, करली ब्रैकेट में, जैसे अगर हम कुछ सेट 1 2 3 4 5, ठीक है, यह एक सेट है मान लेते हैं, और एक दूसरा सेट है 2 4 8 9 का। ठीक है, इसे सेट 1 मान लेते हैं, इसे सेट 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले एक स्विस मैथमेटिशियन यूलर थे, उन्होंने वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर बाद में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने प्रैक्टिस में लाया। फिर बाद में इन्हीं के नाम पे वेन डायग्राम, या इसे यूलर वेन डायग्राम भी बोलते हैं। बेसिकली इसको आसान भाषा में वेन डायग्राम से बोला जाता है। तो उन्होंने बोला था कि आप जैसे इस प्रकार के सेट हैं कि दो सेट हमको दे रखे हैं, कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर आपसे पूछा जाए सेट में कितने हैं तो टोटल 5, इसमें कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों के सेट में अगर पूछा जाए कि दोनों में जो कॉमन क्या है, तो जो कॉमन पॉइंट होता है उसको बोला जाता है इंटरसेक्शन, और जो दोनों को मिला के उसको बोला जाता है यूनियन। अगर आपसे जैसे पूछा जाए S1 यूनियन S2 क्या होगा, तो जो दोनों में हो, जो दोनों को मिला के पूर्ण बने। जैसे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक, जैसे आप एलसीएम में करते हो कि दोनों में से ले लेते हो, 1 2 3 4 5 है। अब इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, 8 9। तो यह एक ऐसा कंप्लीट सेट बनता है जिसमें इन दोनों के एलिमेंट शामिल होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरसेक्शन, ठीक है, S1 इंटरसेक्शन सेट 1 इंटरसेक्शन सेट 2 क्या होगा, तो जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या, 2 है 2 है, 4 है और 4 है, तो केवल 2 और 4 होगा। ठीक है, यह आपको ध्यान देना होगा।
तो ये इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, सॉरी इसको बोला जाता है यूनियन, और उल्टा यू को बोला जाता है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सपोज करो कि हमारे पास दो सेट हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम ए और बी मान लेते हैं। हमारे पास दो सेट, अगर हम इनको ए बी मान लेते हैं, अगर हम इसको कहें कि ए हमारा ए है और ए हमारा बी है, तो देखो, तो वेन डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, ये जो बड़ा वाला स्क्वायर वाला बॉक्स है, ठीक है, यह यूनिवर्सल सेट होता है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया कि जिसमें दोनों शामिल हों। ठीक है, यानी जैसे ये वाला था हमारा, इसको आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, जो हमारे यूनियन वाला पार्ट है वो है हमारा यूनिवर्सल सेट है। और इसमें हमारे दो सेट हैं, सपोज एक है हमारा ए, दूसरा है हमारा बी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 2 4 है। तो अगर दोनों में कॉमन पॉइंट नहीं होता तो हमारा कुछ इस प्रकार से बनता। अगर मान लेते हैं हमारा बी जो वाला सेट इस तरह से होता, कुछ 8 9 7 6, तो इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है? बिल्कुल नहीं है। तो यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन हम जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, इन दोनों में कॉमन पॉइंट है, तो यह क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो जब इंटरसेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हम सेट बनाते हैं, इसको बोला जाता है बी। अब यहाँ पे समझो कि जो ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, ठीक है, जो ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, यही हमारा क्या है, इंटरसेक्शन वाला होता है। और ओवरऑल जो हमारा, अगर हम कहें इस पूरे को मिला लें, ठीक है, इस पूरे को मिला लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम केवल इंडिविजुअल देखें, इंडिविजुअल जैसे अगर इस ये हमारा ए का होगा और यह हमारा इस तरह से अगर यहाँ से मिलाएं हम, ठीक है, यह बी का होगा, यह बी होगा, समझ लीजिए इतना, और यह हमारा ए होगा। ठीक है, इसको अगर हम अलग अलग ब्रेक करें तो ओनली ए वाला पार्ट देखा जाए तो कुछ इस तरह से होगा, ओनली बी वाला पार्ट देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से होगा, और इन दोनों में कॉमन वाला जो पार्ट होगा कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये होगा क्या, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा इंडिविजुअल, अलग अलग केवल। तो जो हमारे इसमें क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछता है कि केवल ए कितने होंगे, केवल सब मतलब केवल इस अखबार को पढ़ने वाले कितने होंगे। तो देखो मैं ये सब जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, बस केवल समझाने के लिए, बाकी इन सब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ तक परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, सेट थ्योरी अगर पढ़ोगे तो वहाँ पे ज़रूर फार्मूले काम आएंगे, लेकिन यहाँ पे फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आप आराम से ओरली कर सकते हो, बस आपको समझ होनी चाहिए। तो हमने बताया हमारा यह होता है यूनिवर्सल सेट, ये हमारा हो गया ए और ए बी, ये हो गया हमारा क्या, ओनली ए ओनली बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो अगर आप यहाँ से समझ जाओगे कि अगर हमसे पूछा जाए कि सबको ए यूनियन बी पूछा जाए, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए यूनियन बी, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ए यूनियन बी क्या होगा, आप कहोगे ए यूनियन बी होगा हमारा सबसे पहले यह वाला पार्ट, ठीक है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, और केवल ए वाला पार्ट और केवल बी वाला पार्ट। तो केवल ए और केवल बी कैसे आप निकाल सकते हो,
आपको अगर केवल ए और केवल बी पता होगा तो आप कर लोगे। जैसे यहाँ पे हमको केवल सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, तो सेट ए दे रखा है और बी दे रखा है। अगर हम कहें इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो, ठीक है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 2 4 8 9। जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारा टोटल, अगर इन दोनों को टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 4 8 9। तो अगर आप ध्यान से समझो तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या एक गलती हो रही है हमारी, यह 2 4 और यह 2 4 2 बार काउंट हो रहा है, जबकि इंटरसेक्शन में क्या 2 4 केवल एक बार आएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि यह हमारा रिपीटेशन ना हो, हम ए यूनियन बी इसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हमको जिससे मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, इस तरह से अगर करना होगा तो आप कहोगे कि ए में जितना एलिमेंट प्लस बी का जितना एलिमेंट है, और रिपीटेशन से बचने के लिए आप क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी को सबट्रैक्ट कर दोगे। लेकिन देखो इन सब की मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एक आसान सा क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। हमको दिया है कि एक एग्जामिनेशन में 53% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं साइंस में, और 48% मैथमेटिक्स में, और 40% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में। तो हमें बताना है कि कितने परसेंटेज स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में क्या पास हुए, ठीक है। क्या क्या हमको जानकारी दिया है, हमसे बोल रहा है कि 53% स्टूडेंट साइंस में फेल हो जाते हैं और 48% मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हैं, और टोटल दोनों सब्जेक्ट में कितना फेल हो जाते हैं, 40% स्टूडेंट जो साइंस और मैथमेटिक्स दोनों में फेल हो जाते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि जो दोनों में पास हुए हैं वे कितने होंगे। तो देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको बता रहा हूँ, वेन डायग्राम से बताऊंगा। उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे मैं इसका यूज ही नहीं करूँगा, ठीक है। बिल्कुल आप बस इसको समझने का प्रयास करो, विजुलाइज करो। देखो अगर मैं शुरुआत है तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि अगर हम एक यूनिवर्सल सेट बना दें इस तरह से, और ये हमारा सेट क्या है कि फेल होने वाले बच्चों के परसेंटेज हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हुए, आप कहोगे 40। तो यानी जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वह कितना हुआ, 40%। और ध्यान देना यह क्या है, फेल स्टूडेंट का परसेंटेज है, ठीक है। तो 40% है, और 53% साइंस में फेल हुए हैं। तो 53% साइंस, तो साइंस का जो हमारा, एक सेकेंड, 53% अगर साइंस में फेल हुए, तो अगर हम इसको साइंस वाला मान लेते हैं तो यह टोटल होगा 53%, ठीक है। उसी तरह हमको दिया 40% टोटल किस में फेल होते हैं, मैथमेटिक्स में। अगर हम इस सेट को मैथमेटिक्स मानते हैं तो पूरे में हमारा 40% होंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो फिर वही प्रॉब्लम हो रही है कि यह साइंस और यह मैथ है, तो साइंस के बच्चे और मैथ के बच्चे, इनका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, यानी 2 बार काउंट हो जा रहे हैं। तो हमको केवल साइंस का निकालना, केवल अगर मैथ का निकालना है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में साइंस और मैथ में अलग अलग कितने फेल हुए। अगर हमको अलग अलग पता चल जाएगी दोनों में कितने फेल हुए, तो अल्टीमेटली हम कह देंगे कि इतने बच्चे क्या है, फेल हैं, ठीक है। हमको यह निकालना है कि अल्टीमेटली एक मतलब सब्जेक्ट में कितने फेल हैं, साइंस में भी कितना फेल है और मैथमेटिक्स में। देखो हमसे क्या पूछा कि दोनों तो 40% दोनों, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। वही बच्चे दोनों विषयों में उत्तीर्ण होंगे जो किसी भी सब्जेक्ट में क्या हो, फेल ना हो। जैसे कहो कि मान लेते हैं अगर हमारे पास 40 बच्चे हैं, ठीक है, अगर 20 बच्चे मान लेते हैं कि साइंस में पास हैं लेकिन मैथ में फेल हैं, तो क्या ये दोनों विषयों में पास हैं, तो आप कहोगे नहीं। तो कौन सा बच्चा जो दोनों विषयों में पास होगा, जो किसी में भी फेल ना हो। तो किसी में भी फेल नहीं होने का मतलब क्या है कि वह साइंस में भी फेल ना हो,
मैथमेटिक्स में भी फेल ना हो और दोनों में भी फेल ना हो, तो टोटल नंबर आप स्टूडेंट का हमको बस एक काउंट कर लेना कि जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं या दोनों में सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है। तभी हम क्या क्या बोलेंगे कि हमको पता चल जाएगा कितने ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण नहीं हुए हैं। तो देखो, जो हमको डाटा दिया हुआ, अगर आप फर्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको कहोगे यहाँ पे 53% साइंस में, 48% मैथ में और 40% दोनों में, तो टोटल ओवरऑल सम कर दो। तो ओवरऑल अगर आप करोगे तो ये नंबर आपको कितना दे देगा, 53 और 40, अगर आप ऐसे देख लो 40-40, ठीक है, 80 और 50, तो ये बच्चों की संख्या सीधा निकल जा रही है 130% के ऊपर, ठीक। क्योंकि हमारे बच्चे कितना होने चाहिए, 100% ही होने चाहिए। तो 100% में कैसे 130% बच्चे फेल हो सकते हैं। अगर क्लास में 40 बच्चे हों मान लो, तो 50 बच्चे थोड़ी फेल होंगे। इसका मतलब है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। तो वह गलती क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को 2 बार काउंट कर रहे हैं, ठीक है। यह जो हमारा है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाला, इसको हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी पीछे बताया। लेकिन उस तरह से ना लर्न करो फार्मूले के थ्रू। आप इसको मेंटली समझो कि अगर साइंस में बच्चे फेल हैं कितना, 53%, मैथमेटिक्स में फेल हैं 48% और दोनों में फेल हैं 40%। तो इस 40 में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, जैसे मैंने कहा कि 40%, किसी क्लास में 40 बच्चे हैं टोटल। इस 40 में मान लो कि मैथ में 15 बच्चे फेल हो गए और साइंस में मान लो 20 बच्चे फेल हो गए। तो जो 15 बच्चे मैथ में फेल हैं, इसमें हो सकता है कि 5 बच्चे ऐसे हों जो मैथ में भी फेल हों और साइंस में फेल हों। उसी तरह इस 20 में हो सकता है कि 4 बच्चे ऐसे हैं जो साइंस में फेल हों, मैथ में भी फेल हों। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं, यानी 4 बच्चे इधर और 5 बच्चे इधर, यह दोनों क्या कॉमन है। तो यह यहाँ पे भी काउंट हो रहा है, यहाँ पे भी काउंट हो रहा है, तो 2 बार काउंट हो रहा है। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इनको निकाल देते हैं, यानी कि दोनों में कौन से फेल है। अगर जो दोनों में फेल है वो निकाल देंगे तो हमको इंडिविजुअल निकल जाएगा, साइंस में कितने फेल है, मैथ में कितना फेल है। अब थोड़ा समझिए इसको फार्मूले की भाषा में। यानी जैसा आप जानते हैं बुक वगैरह में होता है कि दोनों में फेल हैं, तो कहोगे 40% दोनों में फेल हैं। तो टोटल सेट हमारा ये टोटल साइंस का है। तो इस साइंस से अगर हम इतना पोर्शन निकाल दें तो हमको क्या होगा, केवल साइंस का मिल जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओनली, यानी केवल साइंस में कितना फेल होगा, तो टोटल कितना साइंस में फेल है, 53%, और दोनों में फेल है कितना, 40%। तो कितना मिल जाएगा, आप कहोगे कि हो जाएगा 13%। उसी तरह पूछा जाए कि आपको ओनली मैथ में कितना फेल है, तो टोटल 40 है और यहाँ पे कितना फेल है, सॉरी मैथ वाले 48 है और यह कितना 40 है, तो 8% हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि टोटल कितने बच्चे फेल हुए, टोटल बच्चों का अगर फेल परसेंटेज निकालना हो तो आप कहोगे कि टोटल दोनों सब्जेक्ट में 48 बच्चे, 40% दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, प्लस 13 साइंस में और 8 मैथ में, तो कितना हो जाएगा, ये 40 है, 13 8 21 और ये कितना 40 61। तो यानी 61% बच्चे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हैं या दोनों में फेल हैं। तो जब किसी एक सब्जेक्ट में या दोनों में फेल हैं, तो दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चे कितने होंगे, दोनों विषयों में, ध्यान देना यहाँ पे हमको ध्यान निकालना है कि बहुत सब्जेक्ट, ठीक है, बहुत सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट कितने होंगे, आप कहोगे कितना हो जाएगा, रिमेनिंग 100 बच्चे हैं टोटल, 61 2 या किसी एक विषय में फेल हैं, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 39% ऐसे बच्चे हैं जो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है। आप समझ पाए, ये हमने यहाँ पे क्या किया, हमको बस इतना समझना है कि छोटा सा बस कॉन्सेप्ट इतना आपको समझना है कि जब हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों सब्जेक्ट में पास हो स्टूडेंट, तो दोनों सब्जेक्ट में अगर पास होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दोनों सब्जेक्ट में पास होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, दोनों सब्जेक्ट में पास होने का मतलब है कि किसी भी सब्जेक्ट में वह फेल ना हो, फर्स्ट कंडीशन। तो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होने का क्या मतलब हुआ, या तो हो सकता है कि किसी एक में ना फेल हो, चाहे साइंस हो चाहे मैथ में हो, या हो सकता है कि दोनों में फेल हो। तो हमने बोला कि पहले हमको यह निकाल लेना किसी एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने और दोनों में कितने फेल होने वाले।
तो ये हमको मिल जाएगा कि एट लीस्ट फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चों की संख्या मिल जाएगी। और अगर आपको एटलीस्ट का मीनिंग नहीं पता है तो समझ लीजिए एटलीस्ट या कम से कम जो वर्ड आता है, ठीक है। अगर हमसे बोला जाए कि मान लो अगर आपके सामने 4 प्रकार की मिठाई रखी हुई है, ठीक है, और आपको बोला जाए कि आप कम से कम एक मिठाई खा सकते हो, तो इसका मतलब हुआ कि आप एक भी खा सकते हो। कम से कम एक तो खाना है, तो कम से कम एक भी खा सकते हो सकता है आप 2 मिठाई एक साथ में खाओ या 3 मीठा खाओ, या हो सकता है कि आप चारों मिठाई खा सकते हो। तो कम से कम का यही मतलब होता है। तो एट लीस्ट वन सब्जेक्ट में फेल है तो हो सकता है वो साइंस में फेल हो या मैथ में फेल हो, या हो सकता है कि मैथ और साइंस दोनों में फेल हो। तो हमको यह अगर दोनों सब्जेक्ट में पास होने के लिए उसको एटलीस्ट किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए, तभी तो वह दोनों सब्जेक्ट में पास होगा। अगर हमसे पूछता किसी एक सब्जेक्ट में पास हो, अगर हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता कि हमसे पूछ लेता है यहाँ पे कि हम बताइए किसी एक सब्जेक्ट में पास होने वाले बच्चों की संख्या क्या है, तो किसी एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए बस कंडीशन क्या होगी कि बस दोनों सब्जेक्ट में फेल ना हो। बाकी हो सकता है कि कोई बच्चा साइंस में पास कर जाए लेकिन मैथ में फेल हो जाए, तो कोई बात नहीं, हमारी कंडीशन तो फुलफिल हो रही। हमको क्या चाहिए, किसी एक सब्जेक्ट में पास हो। तो बस हमको यह निकाल लेना है कि किसी दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हैं, तो वो हमको क्वेश्चन में गिवन है 40%, तो बाकी 60% क्या होंगे हमारे, किसी एक सब्जेक्ट में पास होंगे। इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम थोड़ा अब क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे आज से सॉल्व करना। आने वाले 1-2 वीडियो में, 2-3 वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट जो बताना आपको बहुत ज़रूरी है, उसको मैंने मिस कर दिया, शुरुआत में ही बता देना चाहिए था। कि देखो बेसिक्स है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है। अगर ए का B% लिखा हो, ठीक है, तो अगर ये मल्टीप्लाई हो, ठीक है, प्रोडक्ट हो एक दूसरे का, तो आप B का A% लिख सकते हो। सिंपल सा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है प्रॉब्लम कि आप अगर A का B% है तो आप परसेंटेज को इंटरचेंज कर सकते हो। आप सोच रहे हो यह कैसे हुआ, देखो अगर हम कहें 100 का 20% या 20 का 100%, इसमें कोई अंतर है नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यह बोलोगे 100 गुणे 20/100, 1/100 बाहर लिख देते हैं समझाने के लिए बस। यहाँ पे भी करोगे 20 गुणे 100, 100 का 100% निकालो तब भी हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो बताओ अल्टीमेटली कोई इसमें डिफरेंस है, यानी यह क्या बराबर है। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमको अगर आ गया 27 गुणे, हमको आ जाए कि 25% का 25 का 27% निकालो, तो आप क्या हो जाएगा कि वहाँ पे आप कहोगे हमको 27 का परसेंटेज वैल्यू याद नहीं होगा, तो आप क्या करने लगोगे, डिवाइड करोगे 100 से, और आप सोचोगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये छोटा सा लॉजिक पता है तो आप कहोगे 27 का हम 25% भी 25 का 27% के बराबर होगा, इसमें कोई अंतर नहीं, और इसका हमको परसेंटेज वैल्यू पता है कितना 1/4 होता है, तो यह 6.125 हो जाएगा, ठीक है, 6.25 हो जाएगा। 24 है तो 3 बचेगा, तो ठीक है 7 कुछ आएगा। तो मतलब बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि आप सीधा क्या है इसको इंटरचेंज कर सकते हो। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन अच्छा यूजफुल है, बहुत सारी जगहों पे इसको बड़े आसानी से यूज कर सकते हो। खासतौर पे जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे इसका बहुत अच्छा यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन देखो क्या है, हमें बताना है कि 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8 टोटल की पावर 1/9 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे आप चाहो तो यूज कर सकते हो उस तरह का क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताया। 0.08% है इंटू 0.008% है इंटू 8 का 1/9। देखो एक परसेंटेज में कॉन्सेप्ट, डेसिमल का एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि जैसे अगर हमारा कोई नंबर 0.01 है और हमको इस डेसिमल से छुटकारा पाना है या डेसिमल में कुछ नंबर ऐड करना है, जीरो ऐड करना है,
तो अगर आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हो तो आप क्या करते हो, 10 के पावर में उतना माइनस कर दोगे, ठीक है। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड, जैसे अगर हमको लिखना है, सॉरी प्लस कर दोगे, जैसे इसी नंबर को अगर हमको लिखना है 0.00001, तो कितने प्लेस आप राइट हैंड साइड शिफ्ट किए। तो देखो बेसिकली हमारा ओरिजिनल नंबर 2 था, अभी कितना होगा 1 2 3 4 5, तो 3 हमने क्या शिफ्ट किया, तो +3 कर देंगे। ऐसा क्यों, देखो अगर 0.0001 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्थान पे क्या होगा, 3 स्थान हमारा दशमलव हट जाएगा, 1 2 3, तो बेसिकली हमको नंबर क्या मिल जाएगा 0.01। तो कोई नंबर में चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या है, बस केवल हमको डेसिमल से बचने का एक रिप्रेजेंट करने का नंबर का तरीका होता है। इसी तरह अगर हम इस नंबर को 1 लिखना चाहें तो अभी हम क्या लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो 10 की पावर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 10 की पावर कितना माइनस कर देंगे, 2 स्थान शिफ्ट हुए तो 10 पावर -2। और यह भी जानते रहे कि जब भी आप डिवाइड या ऊपर नीचे ले जाओगे तो पावर क्या होता है, अगर नीचे ले जाते हो प्लस, ऊपर ले जाते हो तो, या नीचे या ऊपर जहाँ भी आप ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस होके प्लस हो जाएगा। और अगर 1/100 कर दोगे तो यह आपको क्या देगा 0.01, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो कि 8 हमने मान लीजिए 2 स्थान पे इधर शिफ्ट किया, तो ये कितना देगा हमको 10 की पावर -2। और ध्यान देना 100% है ना, तो ये बटा 100 होगा। देखो अगर इस तरह इसको थोड़ा सा और ब्रेक करके तब लिखते हैं, तब शायद आपको, इसको हम लिखें कि 0.08% है तो बटा 100 गुड़े 0.008 बटा में 100 गुड़े 8 की पावर 1/9। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 8 की पावर 10 की पावर -2 गुड़े 8 गुड़े 10 की पावर -3 गुड़े 8, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10 की पावर, देखो 2 सिफर यहाँ पे, 2 यहाँ पे 4, और इसको ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद क्या होता है, हमको पता है कि अगर बेस इक्वल होता था पावर आपस में ऐड हो जाता है, तो ये नंबर है बेसिकली। और अगर ये देखो 8 को क्या लिखोगे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 मिलकर कितना हो जाएगा 2 की पावर 9। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप कहोगे या इन सब नंबर को नीचे लेते आओ, इन सब नंबर को नीचे लेते आओ, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 3 2 5 और 4 9, तो ये हमको मिलेगा 10 की पावर 9। बेसिकली हमको क्या निकालना है 2 की पावर 9 बटा 10 की पावर 9 का 1/9, तो ये हमको कितना मिलेगा 2/10 यानी 2.2, ठीक है। अब जैसे जैसे आप करोगे प्रैक्टिस, आपकी स्पीड और फास्ट हो जाएगी। बेसिकली अगर ये देखा जाए तो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। परसेंटेज का इसमें कुछ कोई विशेष रोल यूज नहीं था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें पहले समझ लेते हैं कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है, रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, या वाइस वर्सा कि परसेंटेज को रेशियो में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो देखो जैसे हमारा यही क्वेश्चन है, या शायद इस साल सीजीएल में पूछा गया हुआ है। हमसे पूछा कि 64/25 को परसेंटेज में चेंज करो, तो हमको पता है फ्रैक्शन वैल्यू, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1/4 को से पूछे, 1/4 को बोला जाए कि परसेंटेज में बदलो, क्या करोगे, 1/4 का मतलब सीधा आप जानते हो कितना 25%। तो उससे इसको निकालेंगे 25%, तो ये कितना दे देगा, आप कहोगे 25 गुड़े 4 यानी 25 का 100 हो जाएगा, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना 240 से होता 256, ठीक। अब देखो आप एक बार क्वेश्चन लगा लो, उसके बाद आप ट्राई करो क्या इसको और किसी तरीके से लगाया जा सकता है। अब देखिए, अब यहाँ से धीरे धीरे मैं आपको बस मेरी कोशिश ये है कि आप क्या है कि सीख जाओ, सोचना सीखो, ठीक है। इस मेथड मत कभी, मतलब इस तरह से आपको हज़ारों बुक मिल जाएंगी, आप देख सकते हो, सॉल्यूशन देख सकते हो, या इवन टीचर बहुत सारी कोचिंग में इस तरह से पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है कि आप समझो, फर्स्ट डे से जिस दिन आपने कॉपी पेन उठाया तैयारी करने के लिए, उसी दिन से आपके अंदर एक स्किल आनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ठीक है, जिसकी बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं
क्वेश्चन में यानी जब तैयारी कर रहे हो आप, मैं खास तौर पे मैं क्वांट और रीजनिंग की बात करूँगा कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप बेसिकली किसी भी बुक से या किसी भी टीचर से पढ़ लोगे तो आपको पता है कि किसी भी चैप्टर में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना 20 से 25% के से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप उनको जहाँ 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार प्रैक्टिस कर लिए तो आपको रट जाएगा, क्योंकि आप जीके खुद इतना रटते हो। लेकिन मेरा करने का मतलब कि आप क्या एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करो। जैसे अभी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, लेकिन इन छोटी चीज़ों को कभी छोटा मत मानो, यहीं से शुरुआत होगी, तभी आप बड़े क्वेश्चन में आसानी से सोच पाओगे। तो हमको जैसे 64/25 का निकालना था परसेंटेज वैल्यू। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको पेन कैसे नहीं उठाना है। तो अगर ये मान लो, सपोज करो कि हमको यही पूछता कि 1/25 का परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो हमको लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होता, तड़ाक से आप बोल देते 4%। तो जब हमको 1/4 की वैल्यू पता है 4%, तो इसका हम एडवांटेज ले सकते हैं। क्योंकि 1/25 की वैल्यू 4% है, तो चूंकि जो हमको नंबर दिया हुआ है ये क्या है, 64 गुना है। क्योंकि 64/25 है तो यानी यह कह सकते हो 64 गुना है, ठीक है। विश्वास करिए, इतनी छोटी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन जब तैयारी शुरू करते हैं 99% मैं बता सकता हूँ कि गारंटी के साथ कि इस तरह की थिंकिंग नहीं डेवलप हो पाती है। कि कभी भी हम 64/25 को नंबर इस तरह से हम सोच ही नहीं पाएंगे कि यह नंबर हमारा 1/25 का 64 नंबर है, क्योंकि हमको इस तरह की सोचने की आदत नहीं। अगर हमको यही नंबर 64 गुणे 1/25 दिया होता तो आप तुरंत कह देते कि यह नंबर इसका 64 गुना है, ठीक है। केवल सोचने का नजरिया का। तो अगर 1/25% की वैल्यू 4% है तो 64 गुना है, तो यह भी 64 गुना से हो जाएगा, 64 टाइम्स। और मल्टीप्लीकेशन का आप एक रूल समझो ओरल मैथमेटिक्स करने के लिए। आप क्या ना इस तरह से बेसिक लर्निंग ना करो जैसे आपने स्कूल में सिखाया कि 4 × 4 16, 4 × 6 24, 1 25, ठीक है, आपने हमेशा यही सीखा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इस तरह से ब्रेक करके मल्टीप्लाई किया करो कि 60 का 4 में पहले गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 240, फिर 14 का गुणा करोगे तो 16, तो 240 और 214 मिलकर कितना हो जाएगा 256। और आप जब लिख के करते हो तो नंबर आपको नहीं याद होगा, जैसे 4 × 4 = 16, 1, फिर 4 × 4 = 24, 1 25, ठीक है। तो ये इजी नंबर यहाँ पे याद है, भूल जाता है। आगे बढ़ेंगे। हमको बताना। अब देखो, जैसे ये डेसिमल को क्या है परसेंटेज में बदलना है, ये भी हमने बता दिया आपको शुरुआत में कॉन्सेप्ट कि डेसिमल को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करोगे, बेसिकली बस हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना दे देगा हमको 240%। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। डेसिमल को अगर हमको परसेंटेज बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेसिकली सब में मल्टीप्लाई, देखो अगर हम जैसे कहें फ्रैक्शन में, जैसे यही हमारा था कि 1/5 को हमको बदलना है परसेंटेज में, तो आप जानते हो 1/5 गुणे 100 कर दोगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको दे देगा कितना 20%। या 1/5 को लिख सकते हो 0.2। अब ये हमारा डेसिमल में नंबर बन गया। अब इसको परसेंट में बदलोगे कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 240%। बेसिक चीज़ें हैं, आप विश्वास करिए। जो टफ क्वेश्चन होता है या बड़ा क्वेश्चन होता है वह इसलिए नहीं टफ होता, वह छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो जितनी अच्छी कमांड, जितनी अच्छी समझ आपको बेसिक्स की होगी, उतनी आसानी से आप बड़े क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर पाओगे। आगे बढ़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लगे रहें मेरे साथ में, तो मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको, अगर आपने पूरी वीडियो देखी मेरे साथ, तो यकीन मानिए कि मैं आपको इस तरह की थिंकिंग प्रोसेस डेवलप कर दूंगा। केवल आपको पेशेंस रखना है। और एक चीज़, ज़रूरी चीज़, कि आपको यह नहीं सोचना कि हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट मैंने शुरुआत में जब मैं थ्योरी समझा रहा था वहाँ पे मिस किया हो। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ में नहीं बताई जा सकती, फिर उसका कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि वह चीज़ें आपको याद भी नहीं रहेंगी। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे जरूर उसको डिस्कस किया जाएगा। और मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन लिया है कि आपका लगभग कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना, यानी किसी भी प्रकार से परसेंटेज में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आप उसको टैकल कर सको। और मैं यह भी प्रयास कर रहा हूँ कि शुरुआत में मैं आपको बेसिक समझा दूँ थोड़ा सा, जैसा आप जानते हो, या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल है
फिर मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ उसे उस तरीके से समझाऊँ। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या है कि भाई व्हाट परसेंट मस्ट द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड टू इंक्रीज नंबर बाई 25%। दी गई संख्या को 25% बढ़ाने के लिए उसमें किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप बेस समझ जाओगे, बेस जो मैं अभी इतने 3 वीडियो में समझाया, तो आप बता दोगे तुरंत ये क्या 5/4। अब कैसे, देखो आपको बिल्कुल समझाते हैं बेसिक से। पहले बुक का मेथड जो आपने पढ़ रखा होगा कि अगर कोई नंबर 100 है और इस नंबर को क्या करना, हमको 25% से इंक्रीज करना है, तो इस संख्या में किसका मल्टीप्लाई करें। अगर ध्यान होगा तभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अभी उसकी हम चर्चा करते हैं, पहले आपको समझा देते हैं। तो 25% इसका कितना हो जाएगा 25, तो यह नंबर हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा 25% बढ़ाना 125। तो कितने नंबर से हम गुणा करें, 100 में कितने से गुणा करें कि हम डायरेक्ट 125 पहुंच जाए। आप कहोगे 125/100 से गुणा कर दो, 100 में तो हम डायरेक्ट क्या हो जाएगा 125 पे पहुंच जाएंगे भाई। 100 से 100 काट दोगे तो कितना मिल जाएगा 125 मिल जाएगा। तो वह नंबर कितना हो जाएगा 125/100। इसको क्या करो आप 25 से काट दोगे तो 5/4। अब हमने आपको समझाया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर, चूंकि नंबर क्या है 25% से इंक्रीज करना है। तो अगर हमारा कोई नंबर 25% का मतलब होता है 1/4। अगर हमारा कोई नंबर 4 है और 25% से इंक्रीज होगा तो वह कितना हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। तो वह कितने गुना हो गया, आप कहोगे वह 5/4 गुना हो गया। अगर यही नंबर मान लेते 25% से डिक्रीज हो गया तो ये 4 से 3 हो जाएगा, तो वह नंबर कितने गुना हो गया, आप कहोगे 3/4 से मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा, यानी 3/4 गुना हो गया। तो यानी हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, आप कहोगे 5/4। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, आप कहोगे 3/4। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम कहेंगे 1/4 हमारा नंबर इंक्रीज कर रहा है तो ये नंबर हमारा 5/4 हो जाएगा। तो ये हमारा हमको डायरेक्ट क्या दे देगा 5/4, यही हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, डायरेक्ट बोल सकोगे। ठीक है, अब देखो यही छोटा सा चीज़ है। अब इसको पूरे थ्रू आउट CI जहाँ पॉपुलेशन का, जहाँ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आएगा वहाँ पे इसको बिल्कुल इजीली अप्लाई कर सकते हो। जैसे कोई बोला जाए कि कोई नंबर 100 है, वह 20% से इंक्रीज कर गया, तो मैंने आपको बताया था 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 6/5 से वह नंबर क्या हो जाएगा। अगर वो पहले 5 था तो वह 6 हो जाएगा। तो अगर 5 था तो वह वैल्यू कितना 100 है, 100 पे वह 5 है, तो 6 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी 100/5 × 6। या आप डायरेक्ट कहोगे कि वह नंबर 6 × 5 गुना बढ़ जाएगा। तो ये हमको क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर देता है। या 20% से इंक्रीज हो गया तो 120/100 यानी कितना 60/50 या 6/5। तो मल्टीपल पे है इसको कहने का। और आसान भाषा में इसको समझोगे, अगर वह 20% बढ़ गया तो बढ़ जाएगा तो कितना 6/5। 20% से घट गया तो 5 से 4 4/5। 25% घट गया तो 4 से 3 हो जाएगा 3/4। 25% से बढ़ गया 4 से 5 हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मल्टीपल वे है आपको कहने का। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने इतना ज़्यादा इस पर डिस्कस कर दिया है कि अब आपको शायद समझ में आ जाए। और अगर यह समझ में आ गया तो परसेंटेज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसका सबसे ज़्यादा यूज होगा कि जब आप CI SI में करते हो। जैसे आपको रिवर्स चलना हो, मान लेते हैं कि आज किसी प्रदेश की जनसंख्या 1331 है। ठीक है, और यह 10% से डिक्रीज कर रही है, 10% से डिक्रीज कर रही है। तो बताओ इस समय क्या होगी, यानी 3 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, हमको बताना है 3 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो 1331 अगर वह 10% से डिक्रीज कर रहा है तो आप कहोगे 9/10 9/10 और 9/10। 3 साल बाद ये जनसंख्या हो जाएगी। और अगर दिया है कि 3 साल बाद हमारी जनसंख्या इतनी हो जा रही है, 10% से इंक्रीज कर रही है, तो 3 साल पहले इसकी जनसंख्या क्या थी 1 2 3। ठीक है, यानी अगर हमारी 1 2 3 साल बाद जनसंख्या इतनी है और 10% से क्या हुआ इंक्रीज हुआ है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो इसके लिए आपने फार्मूला रट रखा होगा P1 + R/100
पावर एन जो आप लगाते हो उसमें सीआई में, लेकिन इसको भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या आप इस तरह सोचते होगे कि मान लेते हैं आज हमारी जनसंख्या 100 हर साल क्या हुआ, आप तो इससे भी बेसिक जाओगे कि आप कहोगे एक्स है, तो मान लेते हैं एक्स की पावर 10% से इंक्रीज कर गया तो 110/100, फिर अगले साल बढ़ा तो फिर 110/100। मैं कहूँगा इसकी भी जरूरत नहीं है। आप कहोगे 100 10% से बढ़ रहा है थोड़ा सा, और आप बोलोगे कि नहीं मैं और थोड़ा फास्ट करूँगा, तो आप 11/10 करोगे, 11/10 करोगे, 11/10 करोगे, ठीक है। बराबर में कितना लिखोगे 1331। मैं कहूँगा यह भी नहीं करने की होता है। आप सोचो रिवर्स चलो, 1331 हमको पता है यह नंबर क्या है, इंक्रीज नंबर है, तो यह नंबर हमको कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 11/10 करो, क्योंकि यह बढ़ा हुआ नंबर है। अगर हमारा नंबर 110 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन 10% बढ़ने के बाद जो हमारा नंबर मर रहा हुआ है किसको रिप्रेजेंट करेगा 1331। जैसे मैंने आपको समझाया था कि 10 से 11 होगा 10%, फिर अगले साल 10 से 11 होगा, फिर अगले साल 10 से 11 होगा, तो 11 यानी 1331 यह नंबर है। 1331 किसके बराबर है, बड़ी हुई जनसंख्या है तो 1331 के बराबर है। तो 1 10 10 10 मतलब कितना 1000 किसके बराबर होगा, इनिशियल हमारी यही होगी। लेकिन यह आसान है, हमको दिख रहा है। इसका हम यूज कैसे करते हैं कि जैसे हमको 1331 मिला है, तो हमको पता है यह नंबर घट रहा है, सॉरी बढ़ा हुआ नंबर, तो 10/11 गुणे 10/11 कर दोगे, क्योंकि यह नंबर बढ़ा हुआ तो हमको 3 साल पहले वाला नंबर निकालना है। तो यह नंबर 10/11 से 11/10 से हर साल बढ़ रहा है, ठीक है, 11/10 से हर साल बढ़ रहा है। तो चूंकि हमको रिवर्स जा रहा है, हमको यहाँ पे पहुँचना है, तो यह बढ़ा हुआ नंबर 11 क्या है, यानी 11 जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 गुणे 10 इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो रिवर्स जाएंगे कि यानी 1331 गुणे 10/11 10/11 10/11। अगर आपको अच्छी तरह से नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, जब CI के क्वेश्चन करेंगे, या अभी पॉपुलेशन का कुछ 1-2 क्वेश्चन मैंने लिया, वहाँ पे मैं इसको समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो शुरुआत में क्या होता है ना कि जब आप शुरुआत में पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत सारे क्योंकि आपके लिए हर चीज़ नई होती है, तो इसलिए समझने में थोड़ी सी समस्या आ सकती है। लेकिन क्या बस आप पेशेंस रखो, ध्यान से देखते जाओ। जब एक बार पूरा गो थ्रू हो लोगे, एक बार अपने से स्टार्ट करोगे, तब एक्चुअली में आपको समझ में आएगा कि आपने समझा था कि नहीं समझा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे। उसके बाद फिर देखो, फिर ट्राई करो, फिर देखो, फिर ट्राई करो, यानी मुश्किल से 2 या 3 बार आपको यह करना होगा। उसके बाद आप क्या हैबिचुअल हो जाओगे और क्वेश्चन खुद से सोचने लग जाओगे, ठीक है, जो अल्टीमेटली आपका गोल होना चाहिए। देखो यह भी क्वेश्चन आपका टफ है, यानी मॉडरेट टू टफ में होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप तुरंत आप देख के या जैसे आप नहीं बता पाओगे, इसको आपको क्या पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हमको दिया कि सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 20% ऑफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स एंड 25% ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इफ द नंबर्स आर x एंड y, देन फाइंड आउट x + y डिवाइडेड बाई x² की वैल्यू क्या होगी। तो देखो जानबूझ के मैंने क्वेश्चन थोड़े से टफर साइड लिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अब आने शुरू हो गए हैं। अभी तक जैसे आपको 17-18 तक प्री में खास तौर पे मिलता था क्वेश्चन कि आप बेसिक पूछता था, आप ओरली कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है कि इन्होंने बैंक में जैसा क्वेश्चन पूछता कि आप ओरल नहीं निकाल सकते हो, यानी आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक फिक्स पैटर्न में नहीं है। उस प्रकार से क्वेश्चन आने शुरू हो गए, तो बेहतर है कि जब आप शुरुआत कर रहे हो तब से ही उस चीज़ों को सीख लो, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत स्लो सॉल्व करा रहा हूँ या कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, या मतलब तेज़ी से नहीं करवा रहा हूँ, बहुत लेंदी सॉल्यूशन हो रहा है, तो आप यकीन मानिए कि क्वेश्चन टफ है, मतलब आप उस तरह से नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर जहाँ पे उस प्रकार से क्वेश्चन आएगा मैं ज़रूर बताऊँगा कि इसको आप बिना उस प्रकार डायरेक्ट कैसे करोगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई 2 नंबर है x और y, इनका जो सम है, इनके स्क्वायर का सम का 20% है, और एक कंडीशन दिया कि जो इनका सम है या इनका जो सम है इनके स्क्वायर के डिफरेंस का 25% है, ठीक है। हमको बताना x + y का बाई x² की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम यहाँ से 20% क्या हो गया 1/4 1/5 5 को मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ मिलेगा 5x या 5x
5y लिख लो सीधा, और यहाँ पर हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह यहाँ पे करोगे तो ये कितना मिलेगा 4x प्लस 4y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 20% का मतलब क्या था 1/4। ठीक है, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो वाई स्क्वायर कट जाएगा तो ये कितना मिलेगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे ये क्या हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमको मिलेगा 9। ठीक है, 5 4 9 5 4 9, तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा 9। तो 9 और यहाँ पे लाए तो 2/9, तो कौन सा ऑप्शन होगा 4। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या है, इस तरह से अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रा वगैरह में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मैं आपको इजी साइड थोड़ा क्वेश्चन दिखाता हूँ कि आप देखो उसमें कैसे आप कमाल कर सकते हो। अगर आप इन सब क्वेश्चन को समझ जाओ, मतलब आप कॉन्सेप्ट समझते हो, तो उसको ओरली कैसे लगाओगे, वो भी सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो अभी 2-3 साल पहले तक सीजल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन है। देखो ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, हमसे दिया कि टीपू सैलरी हैज इंक्रीज कितना 7200 से 8100 तक बढ़ा दी गई। तो पूछा यार व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टीपू सैलरी। अब बताओ अगर आप उस तरह का क्वेश्चन करोगे तो इन सभी क्वेश्चन को, ये सब तो उस जो अभी हम पीछे क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें जो हम एक पार्ट है ना जहाँ पे हम क्वेश्चन अप्लाई करते हैं उसका बस एक हिस्सा हो सकता है। जैसे हम वहाँ पे क्या एक स्टेप जो बढ़ते हैं उस एक स्टेप के बराबर यह क्वेश्चन है। भाई 7200 से 8100 हो जा रहा है तो कितना इंक्रीज हुआ 900 का। 900 का इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, 900 को इंक्रीज होने का मतलब हुआ कि 900 बटा में 7200 करो, यानी आप सीधा कहोगे 1/8। ठीक है, इसका 1/8 कितना होगा 900 होगा। 1/8 की वैल्यू कितना होती है 12.5%, आपका आंसर हो जाएगा। तो उस तरह के जो हम क्वेश्चन अभी पीछे कर रहे हैं इन सभी क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन था हमारा इससे पीछे था, इन सभी क्वेश्चनों में क्या यह एक समझ लीजिए उसका एक हिस्सा है। ठीक है, कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसका बस एक पार्ट है। कि आप बोले कि 7200 हमको दिया है से 8100 हो जा रहा है, कितना कितना बढ़ा, तो आप कहोगे 900 रुपये बढ़ गया। तो हमसे पूछा जाए परसेंटेज इंक्रीज, तो 900 रुपये बढ़ा, कितने से बढ़ा 7200 से, 7200 ये कितना हो जाएगा 1/8। 1/8 यानी 100, देखो परसेंटेज निकाल लो तो 1/8 कितना परसेंट होता है 12.5% होता है, 12 से 1/2%। तो फिर इस तरह के क्वेश्चन को हमको कराने का क्या मतलब अर्थ निकलता है। ये सब तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको मैक्सिमम जितना आपको आउटपुट मिल सकता है इस वीडियो से आप उतना लेके जाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।